हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो से हम बिल्कुल ही एक नई सीरीज़ जो है इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। इस नई सीरीज़ में बच्चे क्या है, देखो, अगर आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो या प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या इवन आप कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि देखो बच्चे, मैंने लास्ट के 4 सालों के जो PYQs हैं, मतलब 23, 24, 25 और 26, इन सब के पेपर जितने भी सेट्स हैं, जितने भी CBSE ने, जितने मतलब कि उसके डिफरेंट सेट्स हैं, उनमें जितने भी मतलब क्वेश्चन CBSE ने पूछे हैं, उन सब को अच्छे से एनालिसिस करा, उनमें से क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया और उनमें से मैंने बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लो तो आपको ऐसा लगेगा कि यस, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। इतना मुझे इस सीरीज पे ट्रस्ट है। मतलब अब 23 से पीछे क्यों नहीं गया मैं, क्योंकि बच्चे इससे पहले 22 में, 21 में, अगर 20 की बात करूं, तब आपका पेपर का पैटर्न जो है वो डिफरेंट था। इसलिए मैंने 23 से जो है 23, 24, 25 और 26 के बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। इस एक वीडियो को करने के बाद आपको लगेगा कि मुझे मैट्रिसेस में और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे देखो, सबसे पहले देखो, अगर आपको किसी को भी लगता है कि मुझे इसके बेसिक्स क्लियर करने हैं 10 मिनट में, तो 10 मिनट की आप हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा NCERT अच्छे से करना है, मतलब पूरी NCERT भी कर लूँ और मेरा टाइम भी कम से कम लगे, आप हमारा NCERT वन शॉट देख सकते हो। तो ये सब सीरीज जो है बच्चे वन ऑफ अ काइंड है। मतलब मेरी आदत है, ऐसा नहीं है कि सब रिपीटेड कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा। मेरी आदत ये है कि आपको हर एक सीरीज में कुछ नया सीखने को मिले। तो ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो, बहुत से बच्चों को ये डायगोनल मैट्रिक्स लग सकता है कि ये जो है एक डायगोनल बना हुआ है। ठीक है बच्चे, पर ये डायगोनल नहीं है। आपको पता है डायगोनल ऐसे नहीं बनता। डायगोनल हमेशा हम इसी तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बताया हुआ है। ये एलिमेंट कौन सा होता है, स्पेशल होता है A11, ये A22, A33। तो डायगोनल तो बच्चे ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक भी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस का कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स की बात करूँ, वो भी यहाँ पर बाकी एलिमेंट्स जो है वो सेम आने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे 23, 24, 25, 26 में कहीं ना कहीं CBSE ने पूछे हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री -1, 0 और 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन NCERT में है, बट वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट मतलब कि 3x3 मैट्रिसेस पूछ रहे हैं, यहाँ पर स्केलर की बात हो रही है। अब स्केलर मैट्रिक्स एक खास बात होती है कि उसके ना जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 0, 0 डैश। तो ऐसे बच्चे मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको जस्ट दिखाना चाहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है, देखो आपके सामने। अब अगर यहाँ पर मुझे -1 फिल करना हो, यहाँ पर -1 फिल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 0, 0, 0 फिल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं 1, 1, 1 फिल कर सकता हूँ। तो ऐसे सिर्फ मैं 3 मैट्रिसेस जो हैं बच्चे वो लिख सकता हूँ। तो इसलिए बच्चे इसका आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 में ये पूछा गया बच्चे, AIJ। और इस क्वेश्चन की खास बात बताऊं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे, मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं और सिमिलर क्वेश्चंस को मैंने सोचा कि नहीं करवाऊंगा, ताकि बेस्ट, कम से कम टाइम में हम बेस्ट क्वेश्चंस कर पाएं। ये क्वेश्चन 24 में भी रिपीट, ये क्वेश्चन 2025 का है। ये क्वेश्चन 24 में भी रिपीट हुआ था और 25 में भी ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर AIJ दिया हुआ है। यहाँ पर हमें AIJ जो है वो दिया हुआ है कितना, I-3j। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन बात करेंगे। A11 आएगा 1 - 3 × 1, मतलब -2 < 0। ये बच्चे ट्रू लग रहा है मुझको, ये मेरे को ट्रू लग रहा है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट है जी B ऑप्शन, A12 + A21। A12 कितना आएगा, I को 1 लिखेंगे, J को 2 लिखेंगे, I को 2 लिखेंगे, J को 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 - 6 + 2 - 3। तो ये बनेगा -5
-1 डेट इज -6। तो ये भी बच्चे ट्रू है, ये भी ट्रू है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन जो है A13 ग्रेटर देन A31। तो A13 कितना आएगा, यहाँ पर मैं फिल करूँगा 1 -3 × 3, यहाँ पर 3 × 1, तो 1 - 9 3 - 3, तो -8 ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली बात है बच्चे, -8 जो है 0 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चे फॉल्स है, और ये आपको बाय डिफॉल्ट पता लगी गया कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आपको पेपर में जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, आई होप देखो अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद से अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। यार अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो जिस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, मतलब यानी कि अगर आप इन दिनों में देख रहे हो, मतलब आपको ये पेपर मतलब ना हाफ ईयरली में आपको दिखेंगे क्वेश्चन ऐसे। अब यहाँ पर देखो कितना है, 3i + 4a = x²i दिया हुआ, तो वैल्यू ऑफ उसकी पूछी है। तो 3i + 4a बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3i + 4a, यहाँ पर भी 3i - 4a = x²i। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9i² -12ia। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, ai -16a², इसको लिख लो x²i। अब देखो i को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो i ही रहता है। i को a से करेंगे तो a आएगा, a को i से करेंगे तो भी a ही आएगा। ठीक है, -16a², का के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, ये आपस में कट गए। अब यहाँ पर मैं वैल्यू फिल करने की कोशिश करूँगा, 1001 -16। अब a² जो है मुझे सेपरेट निकालना पड़ेगा। a² को यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, वो कितना है, 01 - 10 01 - 10। तो करो मल्टीप्लाई, 0 - 1 0 0 0 0 -1 0। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। a² की वैल्यू आ रही है आपकी, a² की वैल्यू है -1 0 0 -1 = x²। i की वैल्यू कितनी है, 1001। ये कितना बना, ये बच्चे बना, मैं आपको पूरा अच्छे समझा रहा हूँ, 9009। अगर मैं इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आएगा, -16 0 0 -16। अगर मैं x² को मल्टीप्लाई कर लूँ कितना आएगा, x² 0 0 x²। ठीक है जी, इस तरह से हमें करना है। आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते थोड़ा सा कि इसका जो है वो अलग से। ठीक है, अब देखो बच्चे इसको सॉल्व करें तो 9 - -16 25 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0, फिर 25 आएगा। अगर मैं दोनों तरफ दो मैट्रिसेस बराबर हैं, अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर x² = 25, तो x कितना आएगा, +-5। तो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और ये क्वेश्चन 2023 का है, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, मुझे याद है कि 23 का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया। अब ये देखो बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसकी वो पावर कितनी है, 2023, मतलब इतनी बार तो मल्टीप्लाई करने से हम रहे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपका तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि इसमें कुछ पैटर्न होगा, इसमें कुछ क्या होगा, पैटर्न होगा। जैसे अगर मैं a को लिखूं, a कितना है अपना, 0 1 0 0। सबसे पहले हम a² को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 0 1 0 0 0 1 0 0 कितना है, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि a² अगर 0 है, और अगर मैं a³ को निकालने की कोशिश करूंगा, सपोज मैं इस तरह से निकालूंगा। अब a चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि a² जो है वो 0 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये भी लिखूंगा, तो अगर मैं 0 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि इसका आंसर, जितनी मर्जी मैं पावर लिख लूँ, इसका आंसर बच्चे कितना आने वाला है, 0 मैट्रिक्स ही आने वाला है। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से हमें सीख लेनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सीख है कि जब भी ऐसी बड़ी पावर्स आएंगी तो हमें उसमें पैटर्न देखने की कोशिश करनी है। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने बेसिक्स में कवर करा हुआ है। P + Q जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है। P क्या है, सिमेट्रिक पार्ट है,
Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। आपको पता है मैं किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकता हूं। अगर मैं जो Q की वैल्यू पूछी है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट जो है वो ऐसा होता है A माइनस A ट्रांसपोज, और सिमेट्रिक पार्ट कैसा होता है, जैसे आपकी नॉलेज के लिए A प्लस A ट्रांसपोज हाफ। ठीक है, हाफ क्यों होता है वो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मैं A की बात करूँ वो कितना है 2054, इसमें से मुझे इसका ट्रांसपोज जो है माइनस करना है, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो कितना आएगा 1/2, 2 में से 2 गए 0, 0 में से 5 गए -5, यहाँ पर 5 फिर 0, इसको अंदर ले जाओ तो 0 -5/2, 5/2 और 0। तो देख लो जी कौन सी ऑप्शन है। ये देखो थोड़ा सा फ़र्क है माइनस का, बट हम कई बार गलती खा सकते हैं, बट यहाँ पर इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पेपर में अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया। A और B क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, या माइनस को जैसे मर्जी रख लो। तो ए बी सिमेट्रिक होगा। देखो बच्चे ए बी इज सिमेट्रिक, मैं तो आपको देखो है तो MCQ है बट मुझे तो आपको समझाना है। ए बी इज सिमेट्रिक इफ, देखो ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के बराबर होगा। ए बी सिमेट्रिक तभी होगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको खोलने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूँ ये बनेगा बी ट्रांसपोज, उल्टा होता है, इज इक्वल टू ए बी। बी ट्रांसपोज कितना आएगा -B, ए ट्रांसपोज कितना आएगा -A। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा BA इज इक्वल टू AB। तो AB सिमेट्रिक कब होगा, जब BA इज इक्वल टू AB होगा। तो यानी कि C ऑप्शन इसका राइट आंसर है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। A इज अ 3x4 मैट्रिक्स एंड B इज अ, देखो बच्चे ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन है और लिख के ले लो, ये पेपर में आपको 100% चांस है कि आ सकता है। A का ऑर्डर कितना है 3x4, उसके बाद B एक मैट्रिक्स है, उसका हमें ऑर्डर निकालना है, उसको मैंने लिख लिया x×y। ठीक है, उन्होंने बोला कि A ट्रांसपोज B और AB ट्रांसपोज बोथ डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है बच्चे, अब देखो A ट्रांसपोज B इज डिफाइंड, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल है। अब A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा 4×3 उल्टा, B का ऑर्डर कितना होगा x×y, और अगर ये डिफाइंड है तो इट शुड बी सेम। आपको पता है मैंने आपको ऐसे ही करवाया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेम वे से यहाँ पर लिखा हुआ है कि A B ट्रांसपोज इज डिफाइंड, इसका भी मतलब लिख लो। A का ऑर्डर है आपका 3×4 और B ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा y×x। अब ये डिफाइन है तो यहाँ से भी हमें क्लियर होगा कि y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यह इसका मतलब B कितना था x×y, तो B का ऑर्डर कितना आएगा 3×4, और ये 3×4 मतलब यानी कि ये ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है बच्चे आपको पेपर में 100% गारंटी है कि आने वाला है। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो बच्चे ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। A इज इक्वल, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारी NCERT वन शॉट देख लो, उसमें मैंने ऐसी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं। अगर आप 13 डेज प्रो सीरीज़ देख लो, मतलब कोई भी सीरीज़ देख लो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक मैट्रिक्स है उस ऑर्डर 2। अब देखो बच्चे एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब ये है A11, A12, A21, A22, ये एक 2×2 मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसकी तरफ देखूं, इसको किस तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि AIJ जो है, अगर I और J बराबर नहीं है तो कितना आंसर आ रहा है 1। अगर I और J बराबर नहीं है तो कितना आंसर आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर I और J बराबर नहीं है, यहाँ पर I और J बराबर नहीं है, 1 आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, जब I और J बराबर है तो कितना आंसर आ रहा है 0, यानी कि यहाँ पर I और J बराबर है तो कितना आंसर आएगा 0, यहाँ पर भी 0। तो इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स जो है वो A लिख ली, ठीक है। उन्होंने क्या वैल्यू पूछी है, A² की वैल्यू पूछी है। आधा काम मेरा हो गया, अब A² तो मैं निकाल ही लूँगा। 0 1 1 0, यहाँ पर देखो 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करो 0 1 0 0 0 0
1 0। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वैसे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी बच्चे आपको अच्छे से क्लियर है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छे कैसे ना हो, क्योंकि सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। अब बच्चे देखो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो उनको मैंने लिख लिया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ए बी माइनस बी ए पूछा। देखो बच्चे यहाँ पर ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो मैट्रिक्स दिखते कैसे हैं, वो सिमेट्रिक है, तो बच्चे मैं उनके बारे में ये नहीं बोल सकता कि वो जीरो होगा या वो आइडेंटिटी होगी। उसको मेरे को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एलिमेंट्स नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सिमेट्रिक होगा या वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसको चेक करने का एक ही तरीका है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लूँ। तो अगर मैं ट्रांसपोज करूं, आपको पता है, आपको इसका फॉर्मूलास पता होने चाहिए कि ये वाले फॉर्मूलास मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। x प्लस वाई का ट्रांसपोज होता है x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज, और x वाई का ट्रांसपोज कितना होता है y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ जी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे। अब इसका उल्टा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका उल्टा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। और आपको बच्चे पता है, देखो अगर आप इस वीडियो को भी देखोगे ना, अभी तक हमने एमसीक्यूज ही कर रहे हो कि मैट्रिसेस में से मोस्टली आपको एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बी ट्रांसपोज कितना है, बी, ये है ए, ये है ए, ये है बी, तो इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है, यस। अगर बच्चे मैं देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए, यानी कि ये जो है अपने माइनस के बराबर है, तो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप बच्चे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आजकल पेपर में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है, ठीक है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सेम वे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं A1 A B माइनस 1 2 C 0 5 3। और अगर ये बच्चे सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने ट्रांसपोज के तो इक्वल ही, इसका ट्रांसपोज कर दो इस तरह से। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू माइनस 1, B इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू माइनस 1, 2 इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 5। ओके, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने वैल्यू किसकी पूछी है, 3A प्लस B प्लस C की। A कितना है आपका -1, B कितना है 0। तो बच्चे हमारे पास आ गया 2। तो कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ गाइड करना चाहूँ, अगर यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक लिखा होता तो मैं इसके आगे माइनस डाल के इसको सॉल्व कर देता, और कुछ फर्क नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 2025 में पूछा गया और 2026 में भी इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये बेसिकली 26 का क्वेश्चन है, और 25 में जो है यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू नहीं थी, वहाँ पर था कि x और y बता दो। यहाँ पर उन्होंने x प्लस वाई पूछ लिया। अब देखो बच्चे, ये जो चीज़ है ये हमें गिवन है, और यहाँ पर ये भी गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस 3i। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन के जैसा बनाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए क्या करो, 3i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। ये 4a को मैं इधर ले गया। अब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिसेस में हम ऐसा ही करते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स ही आता है। इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा a अकेला आएगा माइनस 4i। a को i से करेंगे, इनवर्स से करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका आंसर आएगा। तो a इनवर्स बच्चे कितना आ रहा है, 1/3a माइनस 4/3i,
ठीक है। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करना चाहूँ, देखो ये रहा, अगर मैं इसको अपनी स्टेटमेंट से कंपेयर करूँ, अब आपको दिख रहा होगा कि आपका x जो है बच्चे कितना आया 1/3 और y कितना आया -4/3। उन्होंने वैल्यू पूछी है x प्लस वाई की, यानी कि 1/3 -4/3, 1 - 4/3 -3/3 दैट मीन्स -1। तो कौन सी ऑप्शन है बच्चे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आया आपको? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13th क्वेश्चन, ए एंड बी। अब ये देखो जी, आपको याद होगा हमने ऐसा ही क्वेश्चन अभी भी किया भी था, ए बी माइनस बी ए। अब ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन आपका PYQ है, बट ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में भी है। ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ए को ऐसे लिख लो, माइनस को जिधर मर्जी लिख लेना। और उन्होंने क्या पूछा है? तो वो पूछ रहे हैं कि ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होगा। फिर से वही बात है, जब मेरे को पता ही नहीं है कि ए और बी दिखते कैसे हैं, मतलब उनमें एलिमेंट कैसे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो नल होंगे, क्या बोल सकता हूँ वो आइडेंटिटी होंगे? नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहा, मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम वही लेट ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ही कर दो। तो कितना आंसर आएगा? ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसी में हमने सेम फॉर्मूला यूज करे थे। अब क्या होगा? ऑब्वियसली पता, मल्टीप्लाई में तो उल्टा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी का डबल ट्रांसपोज बच्चे बी होता है तो ए ट्रांसपोज, ए का डबल ट्रांसपोज ए होता है तो बी ट्रांसपोज। अब देखो ध्यान से, अगर कि ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है इस प्लस में है और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये क्या हुआ? इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देख लो, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है 2026 का। 26 में लेटेस्ट पूछा गया है। AIJ 2x2 मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से गिवन है। फिर से, अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है तो इस तरह से एलिमेंट होंगे उसके, इस तरह से एलिमेंट होंगे उसके। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग A11 की बात करते हैं, मतलब I1 JB1। ऐसे क्वेश्चन में बस ये होता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। 2 1s are 2 + 1 3, 3 मतलब कितना बन गया 9/3, तो बेसिकली आ गया 3। A12 की बात कर लो, 1 + 2 × 2 उसका स्क्वायर है डिवाइड बाई 3, 4 + 5, 5 का स्क्वायर 25/3। A21 की बात कर लो, यहाँ पर 2 है, J कितना है 1, तो बेसिकली ये बन गया 2 2 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/3। 2 की बात कर लो, 2 जो है 2 + 2 × 2, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये बच्चे बन गया 12। हमसे पूछा क्या उन्होंने? हमसे पूछा, पहले चलो ए मैट्रिक्स लिख लो। ए मैट्रिक्स आएगा आपका 3, 25/3, 16/3, 12। वैसे ऑप्शन में ये भी होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ये रहा, ये देखो, ये पढ़ा। बट हमें क्या पता करना है? ए ट्रांसपोज। कई बार हम जल्दबाजी कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये लो, ये इसका ट्रांसपोज है। अब देखो कौन सा आंसर है, आई थिंक डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, ठीक है, चलें बच्चे आगे, चलें जी आगे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ये भी क्वेश्चन वैसे आपकी NCERT में, बट ये एडवांस लेवल का है, 26 में पूछा गया। थोड़ा सा उनकी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसी को कंसिडर करना है, a - I का होल क्यूब माइनस ए। इसका क्यूब खोल लो, a³ माइनस, अगर मैं इसका क्यूब का फॉर्मूला लिखूं, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो ये बच्चे फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो a³ - I³ - 3a² b +
3ab² माइनस ए। अब ए क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए। आई को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो आई ही आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है यहां पर कितनी, ए। आई को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लूँ वो आई ही आएगा माइनस ए। ए स्क्वायर की वैल्यू अगेन ए दी हुई है यहाँ पर, ए इंटू ए माइनस आई। ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा माइनस ए। ये आपस में कट गया, ये बना ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर अगेन ए है माइनस आई माइनस ए, ये भी कट गया। तो मेरा आंसर बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, माइनस के आई। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और मुझे बताओ किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने मकी मैट्रिसेस अच्छे से पढ़ा है, मेरे को बताओ आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा, और ये आपके पिछले 4 सालों के बेस्ट PYQs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर साल या 1-2 साल बाद रिपीट होता है और किसी भी अलग फॉर्म में रिपीट हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने बोला A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, तो थीटा की वैल्यू पूछी है। A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए कितना है अपना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस A ट्रांसपोज कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर कितना आएगा, 1 0 0 1। इनको ऐड करेंगे तो 2 साइन थीटा, कॉस माइनस कॉस 0 माइनस कॉस प्लस कॉस 0 2 साइन थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं। अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब 2 साइन थीटा कितना आ रहा है, 1 साइन थीटा कितना आ रहा है, 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, या इसको आप लिख सकते हो π/6। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ आया बच्चे, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे और ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये लास्ट अगर मैं 4 साल की बात करूं तो ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में पूछा गया किसी ना किसी सेट में, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे भी कर सकते हैं, पहले इनको कर लो या पहले इनको कर लो, बट ऑर्डर नहीं चेंज करना। ऐसा नहीं कि पहले आप इनको कर लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखो। मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ, एक रो है 3 कॉलम्स हैं इसमें, और इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहले चेक करना है मल्टीप्लाई हो सकती है। पेपर में आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखोगे। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलो करते हैं। पहली रो को पहली कॉलम से, 1 को 1 से करा 1 आया, x को उससे करा 2x आया। ओके, देखो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, 1 × 3। ये आपका बच्चे ऑर्डर है। ये प्लीज़ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। 1 + 2x + 15, इस तरह से पहली रो को पहली कॉलम से कर दिया, हो गया कंप्लीट। उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 + 5x + 3, ठीक है। उसके बाद 2 + x + 2, आपके पास इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पड़ा है 1 2 और x = 0। तो ये कितना बना, ये बना 16 + 2x, ये बना 6 + 5x, ये बना 4 + x। फर्स्ट रो एक रो है 3 कॉलम्स हैं, 1 2 x। इसका ऑर्डर भी कितना है, 3 × 1। अब यहाँ पर भी ये क्या है बच्चे, सेम है और सेम ही होना चाहिए। और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, 1 × 1। 1 × 1 का मतलब आप समझते हो। तो यहाँ पर करता हूँ कितना, या यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 16 + 2x को 1 से करा तो 16 + 2x, 6 + 5x को 2 से करा, 6 2 = 12 + 10x, 4x + x²। ये आपका 1 × 1, पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो प्लस ही करना उनको, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0 मैट्रिक्स, ठीक है जी।
अब देखो इसको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर 14 और 16x है ना, और 12 और 16 28 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो। चलो अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसके एलिमेंट्स भी जो हैं, और ये बच्चे MCQ नहीं है, ये आपको 2 मार्कर के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बना के देखें, 14x + 2x बना दें, तो यहाँ पर कितना आएगा, x को कॉमन ले लिया, +2 x + 14 x + 2, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, -2 एंड -14। तो ये बच्चे आपका आंसर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट भी है, ठीक है। चले बच्चे आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 18th क्वेश्चन जो है बच्चे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आई थिंक 24 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगा इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, तीसरा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हमें ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर सारा ऑर्डर है, उसका खेल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूँ, इसका ऑर्डर है 3 रोज, इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम। अब यहाँ पर A जो है बच्चे, A का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ x क्रॉस y, तो ये तो बच्चे मल्टीप्लाई है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो ये सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। और यहाँ पर अगर मैं A का ऑर्डर देखूँ, A का ऑर्डर कितना बनेगा, मतलब नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, यहाँ से न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, इसको यहाँ पर लिखते हैं पहले, ठीक है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, ये नए मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर, ये लो, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि x की वैल्यू 2 है। मैं आपको जस्ट अच्छे समझा रहा हूँ, पेपर में जल्दी जल्दी कर सकते हो। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना, 3 क्रॉस y, उधर कितना है 3 क्रॉस 1, तो यानी कि ये y और y की वैल्यू बच्चे 1 आएगी। ये देखो, ये 2 चीज़ें पहले आपको बताओ, क्लियर है। फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई मुझे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑर्डर में भी आ सकता है कि एक्स ए का ऑर्डर कितना होगा। तो सबसे पहले सुनो, ये सेम होने चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 है। उसके बाद नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा, 3 क्रॉस वाई। यहाँ पर नए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना, 3 क्रॉस 1, मतलब 3 क्रॉस वाई और 3 क्रॉस 1 सेम होने चाहिए, इसका मतलब वाई की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हमें इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ए का ऑर्डर जो है एक्स क्रॉस वाई मतलब 2 क्रॉस 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ जाओ लिखते हैं, लेट यहाँ पर लिख लो विच एम्प्लाइज, ए को लिख लो 2 क्रॉस 1, 2 रोज 1 कॉलम, तो उसको ऐसे लिख लो। यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ए और बी, ऐसे लिख लेता हूँ, ये 2 क्रॉस 1 है, ठीक है। आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें गलती बताऊँगा क्या हो सकती है, 3 - 1, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 - 3, ए का ऑर्डर बताओ। ए का ऑर्डर है सर जी ए और बी, मतलब इस तरह से मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आपका 2 - 5 - 17, ठीक है। अब आपको पता है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, और ऑब्वियसली बात है ये मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल है, करो मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे, आ जाओ, कितना आएगा 3a - b, आगे करो 0 + b 2a - 3b, ये देखो जी, इसको रखोगे आप इसके इक्वल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे गलती क्या करोगे, आप लिखोगे 3a - b = 2, और b कितना है, यहाँ से डायरेक्टली -5 आ गया, ये देखो b जो है वो डायरेक्टली -5 आ गया। अब आप यहाँ पर करोगे वैल्यू फिल, 3a - 5 = 2, तो 3a = 2 - 5 - 3, तो a कितना आ गया -1। और आप बोलोगे कि हमारा a मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, वो है जी a मैट्रिक्स, आप ऐसा लिख के आओगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है अपनी -1 और b की वैल्यू है -5, आप ये लिख के आओगे। और ये क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग है, ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी।
हमारा आंसर जो है बच्चे सिर्फ हमें 2 को चेक किया, तीसरे को चेक नहीं करा, हर एक को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप इसको देखो 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस के 17। जो वैल्यूज यहां पर आ रही हैं a और b की, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 17। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5, तो ये कितना बनेगा -2 और ये बनेगा 15। अगर आपने माइनस प्लस में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, आप बोलोगे दोनों बराबर हैं, ठीक है, बट आपको पता है कि ये कितना आएगा 13, ये आएगा -17, नॉट पॉसिबल। यानी कि थर्ड इक्वेशन तो यार पॉसिबल ही नहीं है। और अगर थर्ड इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो है बच्चे वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो देखने में सिंपल लग रहा था, इसमें कंसेप्ट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ऑर्डर का सारा कंसेप्ट यूज़ हो गया, उसके बाद में इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट यूज़ हो गया और आपने जल्दबाजी में आंसर भी कर दिया। समझे क्या है कि हमें सब जगह पर वैल्यू को चेक करना है, और अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो है बच्चे वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको पता है बच्चे, मैट्रिसेस में से आपको रीजन असर्शन में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और रीजन असर्शन में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होती हैं। बेसिकली ये एमसीक्यू ही है। रीजन असर्शन में क्या ऑप्शंस होती हैं कि जो रीजन है असर्शन है दोनों ट्रू हैं, और रीजन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी ऑप्शन कई बार ऐसा होती है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ट्रू हैं। तीसरी ऑप्शन असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। चौथी ऑप्शन जो है असर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, ऐसा कुछ भी होता है। 4 ऑप्शंस होती हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, पहली ऑप्शन क्या लिखी हुई है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हर एक स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स कैसी फॉर्म में होता है, ऐसा होता है। और बच्चे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक की वैल्यू कुछ भी हो, बट इट इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही बच्चे स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो बच्चे जो है वो ट्रू है। अगर वो उल्टा पूछते कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो ये भी है, बट ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। बट हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या, रीजन क्या लिखा हुआ है, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये बच्चे फॉल्स है। आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है बच्चे वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ये हैं आपके डायगोनल मैट्रिक्स और एलिमेंट्स, और ये कभी भी नॉन मतलब जीरो नहीं होते, ये क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। इसलिए रीजन ट्रू है, असर्शन हमारी क्या है बच्चे, असर्शन ट्रू है, रीजन हमारा क्या है बच्चे यहाँ पर फॉल्स। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 24 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मतलब कितने नंबर में, 3 नंबर में है। ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है। हमें इतना पता है कि ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं वही यहां पर करने की कोशिश करूंगा। पहले ए को लिखते हैं, ये मैंने ए को लिख लिया। इनवर्स 1 -1 1 -8 7 -5 by3, ठीक है। यहां पर लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। इसको करें इससे -1 -8a + 2b, ठीक है, 1 7a + 2y, -1 -5a + 6, 1 -16 + bx, -1 + 14 + xy, 1 -10 + 3x, 3 -8 + p, -3 + 7 -3 + 7 + y,
3 माइनस 5 प्लस 3, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये लो, अब देखो बेसिकली हमें a x b y की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो जो अकेले अकेले हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये किसके इक्वल है, -1 माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो -5a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली यहाँ से a की वैल्यू बच्चे 1 आ रही है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये देखो अकेला और 1 है, ये पड़ा, ये भी देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 10 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से कितना आ रहा है 3, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, जैसे ये देखो ये किसके बराबर है 0 के, तो यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 8 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो b बच्चे कितना आ रहा है 5, ये भी हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर जो है वो कितना है -3 प्लस 7 प्लस y इज इक्वल टू 0, 4 प्लस y इज इक्वल टू 0, y कितना आ गया -4, ठीक है। अब बच्चे वैसे तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, बट एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ था। इसमें चेक करना एक बार, -8 a की वैल्यू कितनी है 1, अगर मैं इसमें 1 फिल करूँ कितना आएगा -9 बन जाएगा ये। b की वैल्यू कितनी है 5, 2 5 है 10, 10 माइनस 9 कितना बना 1, तो ये बिल्कुल सही है। एक और चेक कर लो रैंडमली, ये 13 बना, 13 प्लस xy कितना है, x और y को मल्टीप्लाई करना, 3 4 सा -12, 13 माइनस 12 कितना बना 1, ये भी सही है। तो इस तरह से रैंडमली चेक कर लेना। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a प्लस x माइनस b प्लस y। a कितना है x की 1 और 3, वो कितना है 5 माइनस 4, ये बना 4 माइनस 1, तो कितना आंसर बच्चे आ गया 3। तो ये बच्चे आपका आंसर है, ये बच्चे आपका आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन, ठीक है। इफ a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट a b एंड b a आर डिफाइंड, ओके, a और b दोनों डिफाइंड, a b और b b, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट a b इज इक्वल टू b a। देखो बच्चे, मैंने वो बहुत बार करवाया कि मल्टीप्लाई में क्या है कि a b और b a ये सेम नहीं होते, जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट सेम। मतलब देखो a और b डिफाइन हो सकता है, a और b डिफाइन हो सकता है, b और a भी डिफाइन हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि वो बराबर भी होंगे। तो यस इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि ये ट्रू है, ये जरूरी नहीं होता कि ये मतलब कि आपस में बराबर ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उन्होंने कि प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो वैसे तो ये ट्रू है रिजल्ट, पर फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 0 0 0 0 0 0 और 8, ठीक है। अब इनको उल्टा कर लो, थ्री 0 0 0 0 0 0 और 8, तो यस ये कम्यूटेटिव है, यस ये कम्यूटेटिव। तो आपको एक नई चीज़ पता लग गई है, तो बच्चे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। बट यहाँ पर आपने एक बात गौर करी कि दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों ट्रू हैं, बट आर मतलब रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए, मतलब रीजन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है और नई चीज़ पता लगी है ये वाली, अगर किसी को नहीं पता थी डायगोनल मैट्रिक्स वाली। अब देखो बच्चे, ये भी आपको क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है, और ये लेटेस्ट 26 का क्वेश्चन है। लेटेस्ट ये 26 में ये क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, क्योंकि जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से करी है तो उनको ये क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करना है, तो आ जाओ ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। 3 2 0 1 4 0 0 0 5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। 3 2 0 1 4 0
005। करो जी मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 प्लस 0, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 प्लस 0, 0 0 0, 3 और 4 फिर 0, 2 16 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 25। तो ए स्क्वायर बेसिकली मेरे पास कितना आ गया? 11 14 0 7 18 0 0 0 25। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 7a की बात करूँ, 7a जो है बच्चे, 7a जो है कैसा होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 21 7 2 ज़ा 14 0 7 28 0 0 0 7 5 ज़ा 35, और 10i की वैल्यू भी निकाल लो, वो कितना आएगा? 10 0 0 0 10 0 0 0 10। अब आ जाओ जी अपने मेन क्वेश्चन पर। उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, उन्होंने इसी की वैल्यू पूछी है। आ जाओ, ए स्क्वायर कितना है? 11 14 0 7 18 0 0 0 25 माइनस 7a की वैल्यू कितनी है? 21 14 0 7 28 0 0 0 35 प्लस 10i 10 0 0 0 10 0 0 0 10। 11 माइनस 21 माइनस 10 प्लस 10 0, 14 माइनस 14 0, फिर भी 0 है, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, 7 माइनस 7 0 ही आएगा, 18 माइनस 28 माइनस 10 प्लस 10 0 ही आएगा, 0 फिर 0 ही आएगा, 0 0 0 फिर 0 माइनस 10 और ये भी 0 आ गया। तो बच्चे इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और ये बहुत अच्छा हुआ, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मतलब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। और यहाँ पर बच्चे आपके सभी क्वेश्चन, जो 22 क्वेश्चन हमने करे हैं, बेस्ट क्वेश्चन थे। मतलब आप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप बोर्ड्स देने जा रहे हो, जैसा कि मिशन बोर्ड 2027 है हमारा, जिसमें हम इसी तरह से बच्चे हर साल वीडियोस लाते हैं, नई नई वीडियोस लाते हैं, ताकि हम बच्चों को बेस्ट कंटेंट दे पाएँ। ठीक है। तो मिशन बोर्ड 2027 के साथ बच्चे जुड़ सकते हो, जिसमें ये वीडियोस तो ऑब्वियसली पता स्टार्ट हो गई हैं, और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, जैसी 13 डेज प्रो सीरीज़, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़, PYQ सीरीज़ जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, रैपिड रिवीजन सीरीज़ आएगी, और भी मैराथॉन्स आएंगे जब हम पेपर के पास होते हैं। तो बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर, मतलब सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बच्चे मिलने वाला है। और ये सब कुछ जो है ये इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, कोई भी ऐप वगैरह पर नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। और अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ लास्ट में, कि ये बच्चे, अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हो, अगर आपको किसी भी बेसिक में कोई भी दिक्कत है, आप हमारा NCERT वन शॉट फॉलो कर सकते हो। इसके नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो के साथ चेकआउट कर सकते हो। आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। 13 डेज प्रो सीरीज़, जिसमें मतलब कि बेस्ट, देखो ये हम PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। इस सीरीज़ में क्या है कि आपके PYQs तो हैं पिछले 3 सालों के, प्लस इसमें आप खुद से मैंने 5-6 बुक्स के बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, और इसमें NCERT और NCERT एग्जाम्पलर भी इंक्लूडेड है, और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन 26 के पेपर में पूछे गए थे। उसके बाद ये लास्ट 10 सालों के PYQs हैं, ये मैंने लास्ट 2 साल पहले करवाई थी ये सीरीज़। ठीक है। अब तभी PYQ सीरीज़ जो है वो नई लेके आ रहा हूँ। ठीक है। रैपिड रिवीजन सीरीज़, किसी भी चैप्टर को 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। ऑल ट्रिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चैप्टर करने जा रहे हो, आप ट्रिक्स देख सकते हो। आपको बहुत, जैसे इंटीग्रेशन का माइंड मैप है, डेरिवेटिव का है, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरह से बच्चे ये सारी हमारी सीरीज़ हैं। 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ हमारी 2 साल पहले की सीरीज़ है। मतलब हर साल हम इसे रीलॉन्च करते हैं और उसमें बेस्ट क्वेश्चंस जो हम इंक्लूड करते हैं। बाकी बच्चे, लास्ट में आपको यही कहूँगा, अगर आप अपनी क्लास 12th को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, आप चाहते हो कि ऐसा कंटेंट लगातार आता रहे, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना। मैं लास्ट तक आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।